सचिन का मैसेज आने पर इसलिए यार ग्रुप में आई गेस देयर वाज समवन नेम्ड आयुष कौन है यहाँ पे? जी भैया। थोड़ा सा मुझे बस एक बार बता देना लाइक कब स्टार्ट करना है. शुड आई स्टार्ट अभी ओनली या शुड आई वेट फॉर 2-3 मिनट्स? भैया 2 मिनट वेट कर लो. भैया वैसे भी पता है जिनको आना रहता है वो तुरंत आ जाते हैं और जो बाद में आते हैं वो पहले चले भी जाते हैं, तो इसीलिए वैसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन 2 मिनट आप वेट कर लो एज अ मेंटर हो आप तो. ओके सर, एज यू से. But इसमें someone has to tell me how to share my video with you guys. I can't teach without sharing the video. ये सचिन इस पे क्यों करवाता है तुम्हारी मीटिंग में? कुछ समझ नहीं आता है. भैया वो आपको ना IR बाई हर्ष बोडवाल के बगल में एक 3 पॉइंट डॉट दिख रहा होगा. एक सेकंड रुकना. आप मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अरे दिखा भाई. दिख रही है आप लोगों को मेरी स्क्रीन? दिख हाँ आप दिख रही है. दिख रही है. एक सेकंड स्टार्ट करना है. ठीक है हो गया. अब चलिए वापस मेरे को लग रहा है दिख रही है आप स्क्रीन? हाँ भैया. हाँ भैया दिख रही है. हाँ भैया. ठीक है कोई. आई एम सॉरी गाइस. मेरी मेरे को लगा स्क्रीन चली गई है. दिख रही है? चली गई अभी चली गई भैया. व्हाट इज हैपनिंग ओनली. एक सेकंड रुको. यार मैं 5 मिनट और कोशिश करूंगा. ठीक है अगर उसके बाद नई बात बनी तो हम ना गूगल मीट पे शिफ्ट कर जाएंगे. ठीक है भैया. क्योंकि तुम्हारा फिर टाइम वेस्ट होगा ज्यादा वरना. एक तो सॉरी ऑल्सो. सचिन है क्या? सचिन इज दिस यू? जो स्क्रीन आ रही है मैं हूँ ये. आयुष है भैया. आयुष वाह. भैया वैसे तो भैया इजी है वैसे तो स्क्रीन शेयर करना इसका. एक सेकंड भाई आई एम वेरी टेक्निकली इलिटरेट. सॉरी फॉर दैट बट स्क्रीन पर. अरे कोई बात नहीं भैया. वो थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन मेरी स्क्रीन देखिए आराम से शेयर हो रही है. अब मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ अब दिख रही है भैया. हाँ भैया. और अगर व्हाट इफ नाउ इज इट विजिबल? हाँ भैया दिख रही है. हाँ भैया. 10 मिनट में से. आई एम गेसिंग अब आपको दिख रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो. दो स्क्रीन आ रही होंगी है? हाँ भैया दिख रही है अच्छे से. आ रही है. चलो it's 6:10 I'm guessing. So let us start with the topic that is international relations. So first of all, after so much of tedious task, welcome to the class guys. This is Harsh Bodwal and I will be teaching you the international relations का concept जो भी आपके syllabus में given है. And without much ado let's start. I have nothing to add. Also I have one thing to add कि भाई अभी तक आपकी classes गीतिका ने ली है और किसने ली? सचिन ने ली और योगेश ने क्लास ले ली है. यस भैया एक क्लास ली थी. हाँ तो भाई वो लोग बहुत ही अल्टीमेट लेवल के एजुकेटर्स हैं तो उन्होंने बहुत ऐसा सुप्रीम पढ़ाया होगा. बट आई एम प्लानिंग कि बिकॉज इतना ज्यादा डीप ना जाके हम फोकस करेंगे कि सीयूटी कैसे क्वेश्चन पूछता है, सीयूटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. बिकॉज ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सीयूटी के एग्जाम एनडीए करवाता है और एनडीए के पास इतने एग्जाम्स होते हैं करवाने के लिए कि वो
बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट ही कर देता है. यू माइट बी नोइंग दिस. यस सर. अच्छा, ऑल्सो मुझे ये बताइए कि लैंग्वेज कौन सी कंफर्टेबल है, इंग्लिश में पढ़ाऊं या हिंदी में पढ़ाऊं? भैया दोनों चलेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत से मतलब साउथ इंडियन भी स्टूडेंट्स है, तो इंग्लिश रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो ज्यादा सही रहेगा. कूल, ठीक है, बाकी नॉट अ जिनको प्रॉब्लम. जिनको डाउट होगा वो अगर इंग्लिश वाले रहेंगे तो इंग्लिश में, हिंदी में रहेंगे तो हिंदी में. ठीक है, चलो ठीक है, ओके, कूल विद मी. अगर कुछ भी हो, कहीं भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, नॉट अ प्रॉब्लम, बट विल ट्राई टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक पार्ट. जैसे सीयूटी क्वेश्चंस पूछता है, बिकॉज सीयूटी एग्जाम करवाता है एनडीए, और एनडीए के पास बहुत ज्यादा काम है करवाने को, बहुत सारे एग्जाम्स है करवाने के लिए, तो वो इतना डीप जाता नहीं है. कमिंग टू द पार्ट, आज से 1 साल 2 साल पहले जब जेएनयू अपना पेपर एक्सक्लूसिवली करवाता था, तो बहुत डीप क्वेश्चंस आते थे. कल मैं आपकी डेमोक्रेसी क्लास में आया था, आई सॉ कि बहुत ज्यादा ही डीप एनालिसिस हो रही है हर एक टॉपिक की. तो वैसा हम कोशिश करेंगे करने की, बट ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बिकॉज इसमें कोल्ड वॉर भी है जिसमें डीप नहीं जा सकते, जिसमें हमको स्पेसिफिसिटीज याद करने की, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, नथिंग टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली. पर अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द थियोरी वाला पार्ट. आई एम होपिंग आपके थियोरी में सिर्फ लिबरलिज्म और रियलिज्म है. यस. सो बिफोर स्टार्टिंग, अच्छा, ऑल्सो मैंने क्या किया है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, उसमें मैंने बहुत स्पेसिफाइड चीजें मेंशन कर रखी, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए. ठीक है, मेरे नीचे बुक्स के नाम, जो ऑथर्स हैं उसके, या कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी है जिसने कोई टर्म को, जिसने कोई वर्ड टर्म किया था, तो वो लिखा हुआ है. तो मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, बट इट विल बी बेटर कि आप भी साथ साथ लिखते रहे. ठीक है, मैं भी अभी लिखूंगा साथ साथ, ताकि हम साथ साथ ही लिखें. और एक बहुत इंटरेक्टिव क्लास होगी, बिकॉज मेरे को भी इतना नहीं आता है, आई एम नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिक्स बैकग्राउंड, सो आई विल आल्सो लर्न, यू विल आल्सो लर्न, ऐसे साथ साथ चलेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द लिबरलिज्म और रियलिज्म का टॉपिक, और ऑल्सो कहीं में बीच में कट वट कुछ हो जाए तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज कि आपका कट हो गया, आप चलेगा, ये हो गया, तो मुझको ताकि पता लग जाए कि मैं बोलता रहूं और कुछ दिक्कत हो जाए. सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज स्पेसिफिकली द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल. आपको दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन? What is international relations? So prior to understanding the specific lenses through which we analyze international relations, that is liberalism and realism, हम देखते हैं कि what is international relations. उस specified चीज में आपको system of state, एक ये term है system of state, और एक term है आपका society of state. आपको ये दो आप एक बार समझ लीजिए, ताकि आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए. सिस्टम ऑफ स्टेट में क्या होता है? अच्छा, अभी आप लोगों ने स्टेट पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आई एम नॉट श्योर इन द पॉलिटिकल थ्योरी, बट इतना आपको पता होगा कि स्टेट जो भी हम देखते हैं, द इंडियन स्टेट वी सी टुडे, इट इज नॉट द स्टेट विच हैज बीन एग्जिस्टिंग सिंस एजेस. बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हुई है. पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे, फिर कुछ ऐसे स्टेट्स भी आए जहां पे सॉवरेनिटी डिफाइन ही नहीं थी. आपको याद होगा, जब आपने पढ़ा भी होगा कि फ्यूडलिज्म में क्या होता था, एक टेरिटरी है तो उस पे आधा अधिकार राजा का है, आधा अधिकार फ्यूडल लॉर्ड का है, और इस पे ज्यादा अधिकार चर्च का है. तो इसमें कोई सॉवरेनिटी डिफाइन ही नहीं है. जो आज का हम स्टेट देखते हैं उसकी सॉवरेनिटी बिल्कुल डिफाइन है, पर अलग अलग सॉवरेन्स हो सकते हैं. जैसे इंडिया का सॉवरेन कौन है? I'm asking you people. भैया इंडिया खुद है, इंडिया का सॉन्ग. इंडिया खुद है, बट इंडिया की सॉवरेनिटी लाई करती है इंडिया के लोगों के पास, विद वी द पीपल ऑफ इंडिया. हमारी संप्रभुता जो है इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, वो इंडिया के पीपल खुद है. अभी आपने 2 दिन पहले ही न्यूज में देखा होगा, किंग चार्ल्स III, उसको किंग बनाया गया, तो उसके पास सॉवरेनिटी है. यूके की, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, और जितने भी कॉमनवेल्थ नेशन उसके पास आते हैं. तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है. बस आप ये समझ लीजिए कि एक स्टेट सॉवरेन तब होगा जब वो अपने इंटरनल मैटर्स को खुद ही डिस्कस करेगा. ठीक है, तो सिस्टम ऑफ स्टेट क्या होते हैं? एक सिस्टम मैंने ये बना दिया, इसमें ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है, ये स्टेट 4 है, और ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 3 है, एंड स्टेट 4 है. ये एक इंटरनेशनल अरीना है,
ये भी एक इंटरनेशनल अरीना है। सब सिस्टम ऑफ स्टेट में क्या होता है, द थिंग इज इन सिस्टम ऑफ स्टेट, स्टेट 1 एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4। बस वो एक्सेप्ट करता है कि मेरे सराउंडिंग में, मेरी विसिनिटी में कोई एक ऐसा एंटिटी है जो मेरी तरह ही दिखता है और मेरी तरह ही सॉवरेन है। दिस इज सिस्टम ऑफ स्टेट। समझ में आया सिस्टम ऑफ स्टेट? Yes. Yes. और सोसाइटी ऑफ स्टेट, सोसाइटी ऑफ स्टेट भी बिल्कुल सिमिलर ही है। सोसाइटी ऑफ स्टेट में क्या होगा, स्टेट 1 एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई हैव अ इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड आई रिकॉग्नाइज स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4। बट रिकॉग्निशन के साथ साथ वो इनके साथ कुछ संबंध भी बनाएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप बस सिस्टम ऑफ स्टेट समझ लीजिए, सोसाइटी ऑफ स्टेट समझ लीजिए। सिस्टम ऑफ स्टेट में क्या होता है, स्टेट 1 बाकी सभी स्टेट्स की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करता है, और सोसाइटी ऑफ स्टेट में स्टेट 2 सिस्टम में स्टेट 2 भी सबको एक्सेप्ट करेगा, स्टेट 4 भी सबको एक्सेप्ट करेगा, पर कोई रिलेशंस नहीं बनाएगा। इसके बाउंड्री के बाहर ये कुछ नहीं है, इसकी बाउंड्री के बाहर अपने लिए खुद ही है। पर इसमें क्या होता है, सोसाइटी ऑफ स्टेट में क्या होता है, ये एक्सेप्ट भी करता है इनकी प्रेजेंस और इनके साथ ही रिलेशन भी बनाता है। तो दिस इज द वेरी बेसिक एंटिटी विच इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अब इन दोनों चीजों के ऊपर ही आपका दोनों आपकी आइडियाज है, लिबरलिज्म है, रियलिज्म, वो एग्जिस्ट, हम उसको समझेंगे। ठीक है, आगे आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी मैंने थोड़ा समझा दिया आपको। आप सॉवरेनिटी जब पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में तो भी आपको समझ में आएगा। बट सॉवरेनिटी वैसे मैं समझाऊं यही होता है कि एक कंट्री अपने आप को सॉवरेन कह रही है अगर, तो उसका ये मतलब है इसके इंटरनल मैटर्स में, मैं बहुत एक लेमन डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, इसके इंटरनल मैटर्स में ये किसी थर्ड पर्सन की एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, हम ऐसा मानते हैं कि जो अभी का इंटरनेशनल रिलेशंस का एरिना है वो हमने स्टार्ट किया था रियलाइज करना वेस्टफैलियन ट्रीटीज के बाद। आपको पता है किसी को पता है वेस्टफैलियन ट्रीटी के रिगार्डिंग क्या है, कैसे हुई थी? भैया मुझे थोड़ा सा मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पता है, मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। क्या जानते हो आप? जैसे भैया वेस्टफैलियन ट्रीटी मतलब ऐसी ट्रीटी थी कि उसके पहले जो है सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, और जो भी एम्पायर या फिर जो भी छोटे छोटे सिटी स्टेट होते थे वो आपस में झगड़ते रहते थे। तो मतलब ये वेस्टफैलियन ट्रीटी से मतलब एक तरीके से सॉवरेनिटी उत्पन्न हुई कि मतलब हाँ, आपका जो एरिया है आप इतने में राज्य करोगे, इसके बाहर आप दूसरे के ऊपर नहीं आओगे। और मतलब ऐसे करके जितने भी यूरोप की जितनी भी सिटी स्टेट थे उन्होंने अपनी अपनी मतलब वहीं से एक तरीके का सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट उठ के आया था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसको मैं ऐड करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज करिए। शायद ये नेपोलियन के समय के बाद से हो रहा है। उन्होंने जब कौन से किस समय के बाद से हो रहा है? आई एम सॉरी, नेपोलियन द रूलर ऑफ फ्रांस। नहीं, आई एम सॉरी, अगर आई मे बी रॉन्ग बट आई डोंट रिमेम्बर नेपोलियन का कोई इसमें पार्ट था। ये ट्रीटी हुई थी 1666। एक बार कोई कंफर्म कर लीजिए इसी के आसपास का। I'm sorry. हेलो 1648 हेलो, हाँ जी बोलिए। 1648 this treaty was signed in 1648 and this treaty ended the 30-year crisis or the 30-year war. Very good, this was what I was looking for, 30-year crisis. I'm sorry for the year, मैं भूल गया था। वेस्टफैलियन ट्रीटी हुई थी 1648 में, और इसने साइमल्टेनियसली 2 वॉर चल रही थी। क्या मतलब हो क्या रहा था, कैथोलिक्स चाहते थे कि हम पूरे एरिया में, यूरोप का जो एरिया था उस टाइम, हम पूरे एरिया को कैथोलिसाइज कर दें। बट उस टाइम एग्जिस्ट करते थे प्रोटेस्टेंट्स भी। ये आपको पता है, बस हल्का सा आइडिया समझ ली, कैथोलिक्स एक पार्ट है क्रिश्चियनिटी का, वैसे ही प्रोटेस्टेंट्स भी एक पार्ट है क्रिश्चियनिटी का, जो मार्टिन लूथर ये सब लेके आए थे। ठीक है, तो कैथोलिक्स चाहते थे कि हम यूरोप में प्रॉपर कैथोलिसिज्म ले आए, बट प्रोटेस्टेंट्स ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वॉर हो गई थी। और उस टाइम क्या था, कोई भी किसी के इंटरनल मैटर में घुस जाता था। तो उसके बाद वेस्टफैलियन ट्रीटी साइन हुई, और सबसे बड़ा जो एक अभी समवन टोल्ड मी इन द कोर्स ऑफ आवर
टॉकिंग कि जो आया कि सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी केम इनटू द लाइमलाइट कि स्टेट 1 स्टेट 2 के इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन नहीं करेगा. दिस वाज द मेन पार्ट, दिस इज द एसेंस ऑफ सॉवरेनिटी. तो हम जो अभी देखते हैं वो बहुत इवॉल्वमेंट के बाद हुआ है, पहले ऐसे कभी नहीं होता था. आप लोगों ने आई एम गेसिंग मैकियावेली पढ़ लिया होगा. तो जब मैकियावेली बात करता है अपने फ्लोरेंस की बात करता है वो, तो उस टाइम फ्लोरेंस में इनफैक्ट एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाने में भी बैन था. तो आप ये देखिए कैसे लॉज इवॉल्व करते हैं, कैसे चीजें इवॉल्व करती हैं. ठीक है. उसके बाद ऐसा हालांकि कहा जाता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए हम पॉल साइंस को पढ़ते हैं और इंटरनेशनल पढ़ने के लिए हम IR को पढ़ते हैं. बट धीरे धीरे ऐसे चेंज हो रहा है, बिकॉज आप ये देखिए जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है और कहते हैं कि हम अपना प्लांट आपकी इस स्पेसिफिक स्टेट में लगाएंगे, तो उस कंट्री को अपने कुछ इंटरनल डोमेस्टिक रूल्स भी चेंज करने पड़ते हैं. अगर आपने देखा हो तो दिस द फुटबॉल द गाय हु प्लेज वेरी गुड फुटबॉल, क्या नाम है उसका, रोनाल्डो जब वो शिफ्ट हुआ था इन सम अरब कंट्री, तो उस कंट्री ने अपने रूल्स भी चेंज किए थे जस्ट फॉर द इंटरनेशनल प्रेशर कि रोनाल्डो आ रहा है हमारी कंट्री में रहने के लिए, तो उसने अपने डोमेस्टिक रूल्स भी चेंज किए थे. अब के टाइम में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बट इनिशियली ऐसा कहा जाता था कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए वी हैव द एरिना ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए वी हैव द एरिना ऑफ IR. और अभी जो हमें थियरीज पढ़नी है वो है लिबरलिज्म की और रियलिज्म की. आई एम होपिंग आप लोगों ने लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म जो पढ़ा होगा, पढ़ लिया थियरी में, जिसमें लॉक को कहते हैं ही इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म. यस सर. हाँ ठीक है. तो वहीं से थोड़ा सा आइडिया लेते हैं. इस लिबरलिज्म का भी हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन है, बिकॉज इसमें उस लिबरलिज्म में हम क्या दिखते थे, उसमें हम दिखते थे किसी भी एक स्पेसिफाइड स्टेट के अंदर उसकी इकोनॉमी, उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे कौन होल्ड कर रहा है, ये देखते थे. इस स्पेसिफिक पार्ट में हम ये देखेंगे कि हाउ कम दी टू स्पेसिफिक स्टेट्स, टू एक्टर्स इन द इंटरनेशनल अरीना आर टॉकिंग टू ईच अदर, आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. तो लिबरलिज्म काफी आपको ऑप्टिमिस्टिक व्यू, ये याद रखिएगा, ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता है आपको लिबरलिज्म काफी वर्ल्ड का. जस्ट अ सेकेंड. या और ये बात बहुत समझनी जरूरी है कि जिस तरीके से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा भी हिस्ट्री को उसी स्पेसिफाइड सेंस में पढ़ रहा होगा. बिकॉज लिबरलिज्म जो है वो वर्ल्ड को और लोगों को बहुत ही अच्छे नजरिए से देखता है. उसका कॉन्ट्रास्ट रियलिज्म है जो भी हम पढ़ेंगे. बट लिबरलिज्म कहता है कि लोग बहुत अच्छे हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लोग ट्रीटीज में रहते हैं. तो ये बहुत ही मशी बातें करता है लिबरलिज्म. So let us start with what exactly is liberalism. Okay. लिबरलिज्म का मेन मॉरल आर्गुमेंट क्या था कि इंश्योरिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सन टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. ये कौन बोलता है, कौन सा थियोरिस्ट इसकी बात करता है, कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो बेसिक आइडिया, बिकॉज लॉक को कहते हैं ही इज द फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, तो उसका आइडिया यही था कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इज द हाईएस्ट गोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. अब बट ये देखिए, अगर हमारे पास मोनार्की या डिक्टेटरशिप होगी तो वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी इंश्योर्ड. ठीक है. अब इट इज मोनार्की और डिक्टेटरशिप क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द अनचेक्ड पावर्स. तो मेन कंसर्न लिबरलिज्म का यही था कि जो मोनार्की है और डिक्टेटरशिप है जो पहले हुआ करती थी, उसमें आप इंडिविजुअल की राइट्स के रिगार्डिंग बात ही नहीं कर सकते. आप अगर आप एक स्पेसिफाइड इंडिविजुअल की राइट्स के रिगार्डिंग ही बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप एट अ ग्लोबल लेवल क्या बात कर पाओगे? दैट इज वो तो बहुत बात की बात हो गई. जब आप पहले एक इंडिविजुअल को ही राइट्स नहीं दे पा रहे हो, आप उसको ही अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ग्लोबल लेवल पे स्टेट आपस में क्या बात करेंगे? ठीक है.
तो अब उसका क्या मानना है लिबरलिज्म का? द मेन कंसर्न ऑफ द लिबरलिज्म इज to construct institutions that protect the individual freedom by limiting and checking the political power. अब इस पॉइंट पे इंस्टीट्यूशन को एक बहुत बड़ा मार्क कर लीजिए, बिकॉज जो लिबरलिज्म का मेन आइडिया है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द आइडिया दैट इंस्टीट्यूशंस बहुत मेन एक्टर्स है व्हेन इट कम्स टू एनालाइज द एसेंस ऑफ पॉलिटिकल अरीना. पॉलिटिकल अरीना कैसे वर्क कर रहा है या कैसे वर्क करेगा, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि इंस्टीट्यूशंस कितने हैं पॉलिटिकल अरीना को चेक करने के लिए कि उसमें हो क्या रहा है. हाँ देखो, मेनली जो लिबरल लोग थे उनको प्रॉब्लम थी मिलिटरिस्टिक फॉरेन पॉलिसीज थे. अभी से ये इशू नहीं है कि हमने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया. दिस हैज बीन द स्टोरी ऑफ सेंचुरीज. लोग आपस में लड़ते रहे हैं. बेसिकली फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट लड़ाइयां आपकी सिर्फ कुछ पीस ऑफ लैंड के ऊपर ही होती है. मतलब मुझे आज तक ये बात कभी समझ नहीं आई कि अगर एक छोटा सा लैंड का, छोटा भी नहीं बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा है, यू गिव इट टू समवन XYZ पर्सन, हार्डली कुछ असर होगा उसके ऊपर. तो मेनली लड़ाइयां लैंड के ऊपर होती है और उसमें मिलिट्री का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. ठीक है, और ये तो क्वाइट फीजिबल. आप सोच भी सकते हो कैसे कॉलोनियलिज्म बढ़ा आगे, कैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ और कैसे उस एक्सपेंशन को करने के लिए मिलिट्री का यूज बहुत ज्यादा किया गया था. और अगर मेन थ्योरी बाहर निकल के आती है, क्योंकि अगर ये जो मिलिट्री है आपकी, इसका आप यूज कर रहे हो एक्सपेंशन के लिए, एक दिन ऐसा आएगा आप इस मिलिट्री का यूज कर रहे होगे अपने सिटीजन्स के ऊपर. तो इसलिए लिबरलिज्म कहता है कि वो जो, इसलिए लिबरलिज्म का मेन दुश्मन, व्हाट इज द वर्ड फॉर दुश्मन, एनिमी इज मिलिट्री. वो कहता है the military you are using for expanding your territory can be samely used for curbing the rights of your citizens. तो अब उस मिलिट्री को कैसे चेक करें, या जो पावर में बैठा है, जो सॉवरेन बैठा है, उसको कैसे चेक किया जाए. और अभी मैंने बताया आपको कि इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लिबरलिज्म के अंदर. तो लिबरलिज्म के लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशनल चेक ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड फॉर द proper working of state and which will lead to the proper working of a system of state, जिसमें बहुत सारे स्टेट आपस में रह रहे हैं. लिबरल स्टेट के अंदर उन्होंने बोला कि फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं. ठीक है, एक बहुत बड़ी गिविंग है ये लिबरलिज्म की कि उन्होंने हमको डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दी कि डेमोक्रेसीज आएंगी. एक सेकेंड, हाँ, लिबरल स्टेट में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं जिससे कि एक इंटरनल रिस्ट्रेन ऑफ पावर भी है. हमें पता है, आपने वो तो देखा होगा जब वियतनाम वॉर हो रहा था और जब एक दो और एक्स्ट्रा वॉर्स हुए थे, तो यूएस के ऊपर प्रेशर था, यूएस के सिटीजन्स का ही, कोरियन वॉर में, कि भाई अब तुम बस करो, तुम्हारी वॉर की वजह से XYZ कंट्री के लोग तो मर ही रहे हैं, इनफैक्ट में हमारे फेलो मेट्स भी मर रहे हैं. तो इसलिए US has to come out of the Vietnam. तो which led to the of course very shameful हार of the USA, और फिर उसका कुछ बहुत रिपरकशन हुए थे. तो आप ये देखिए, इंस्टीट्यूशनल चेक में सबसे बड़ा मेन कंट्रीब्यूशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का. और इस पॉइंट को लिबरलिज्म कहता है सेल्फ डिटर्मिनेशन. इसको बड़ा लिख लीजिएगा कि लिबरलिज्म के मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं जो उसके बहुत मेन एसेंस है उसके सोल के. वन इज इंस्टीट्यूशन टू कीप अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ स्टेट, की स्टेट कहीं अपनी पावर ओवर एक्सेस तो नहीं कर रहा है. और सेकेंड कौन सा है मेरा, सेल्फ डिटर्मिनेशन. क्योंकि कभी बहुत बार क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में कि सेल्फ डिटर्मिनेशन किसका एस्पेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लिबरलिज्म का एस्पेक्ट है सेल्फ डिटर्मिनेशन. ऑल्सो जो डेमोक्रेसी के अंदर डिवीजन ऑफ पावर होता है, दैट इज लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल,
वो भी अलाउ करता है किसी भी एक स्पेसिफाइड पावर को स्टेट के अंदर इतना ओवर एक्सेसिवली ना यूज करे जिससे कि वो बाहर की स्टेट्स को ज्यादा परेशान ना कर पाए या ज्यादा उनसे परेशान ना हो पाए, प्लस दे सिटीजन ऑल्सो। तो हम दो बातों का कंक्लूजन निकाल सकते हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल चेक ऑफ पावर दैट डेमोक्रेटिक स्टेट एक तो बहुत ज्यादा ही सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, लीगल राइट टू पीपल टू डिसाइड देयर ओन डेस्टिनी इन द इंटरनेशनल ऑर्डर, और दूसरा डेमोक्रेसी सीज ईच अदर एज लेजिटिमेट एंड अनथ्रेटनिंग हायर कैपेसिटी ऑफ कॉपरेशन विद ईच अदर। अभी आप थोड़ा सा ध्यान करके देखिए, अभी तक हम जितने वॉर्स देख रहे हैं, आइदर रशिया यूक्रेन, या हमने देखा था चाइना विद इंडिया और इंडिया पाकिस्तान, let's not take India Pakistan, that is not a global level issue. Let's take USA, the hot burning topic हमेशा होता है USA और USSR का। हम उसमें ये देखते हैं बहुत बार ये होता है कि डेमोक्रेसीज आपस में वॉर पे बहुत कम जाती है, और डेमोक्रेसीज अगर वॉर्स पे जाती भी है तो बहुत ज्यादा बारी वो आपस में बात करके भी उस वॉर्स को खत्म कर देती है। बट जब हम ये देखते हैं कि जो मेजर वॉर्स होते हैं या तो वो होते हैं डेमोक्रेसी प्लस ऑटोक्रेटिक रिजीम, डेमोक्रेसी प्लस द कम्युनिस्ट रिजीम, तो डेमोक्रेसी एक दूसरे को एक्सेप्ट करती है। इसका एक ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि भाई डेमोक्रेसी इज अ वेरी न्यू आइडिया फॉर अस। सबसे, आप लोग कल डेमोक्रेसी ही पढ़ रहे थे, तो डेमोक्रेसी एक बहुत नया आइडिया है हमारे लिए। क्या पता आफ्टर 100 to 150 ईयर्स ऐसा कुछ एवोल्यूशन हो जाए कि डेमोक्रेसीज ही आपस में डेमोक्रेसी की लड़ रही हो। बट अभी तक ये माना जाता है कि दो जो बहुत अच्छी चीजें हैं डेमोक्रेसी पीस थियरी में, विच इज अलाउइंग द लिबरलिज्म को फ्लरिश करने में, कि भैया स्टेट अच्छे हैं, स्टेट एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, वो यही है कि एक तो स्टेट के अंदर खुद का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उसके अपने सिटीजन को खुश रखना है क्योंकि उसके सिटीजन ही उनको वोट करेंगे, और दूसरा कि डेमोक्रेसी नंबर 1 विल एक्सेप्ट दैट डेमोक्रेसी नंबर 2 इज अ लेजिटिमेट बॉडी, और मैं इससे कुछ बहस भी हो गई तो मैं इससे आपस में बातचीत करके सब निपटा लूंगा, नॉट अ बिग इशू। हाँ, अब काइंड ऑफ कैसे 3 वेव्स ऑफ लिबरलिज्म आई वो देख लेते हैं। तो आपको पता होगा इनलाइटनमेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ या ना? एम आई ऑडिबल? कुछ बोली कुछ? नहीं सर। जी भैया पढ़ा है। हाँ ठीक है। तो इनलाइटनमेंट में क्या हुआ? आई एम सॉरी, साइंटिफिक डेवलपमेंट चेंजेबल। हाँ, एनलाइटनमेंट के मेरे पास 2 मेन प्रोपोनेंट्स, आप तो देख ही लिया, आपसे पूछने वाला था मैं। 2 मेन प्रोपोनेंट्स थे आपके, इमैनुअल कांट और जेरेमी बेंथम, ये तो पता ही होगा। यस सर। हाँ, अच्छा मुझे एक बार वो हाँ। बता दीजिए, जेरेमी बेंथम को बहुत ज्यादा हम रिलेट करते हैं एक स्पेसिफाइड प्रिंसिपल से, वो बता दो, वो बहुत आता है पेपर में। यूटिलिटेरियनिज्म। मैक्सिमम हाँ, वो मैक्सिमम वाला भी, जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल जो कह रहा था वो भी ठीक है, और यूटिलिटेरियनिज्म भी ठीक है। और ये भी पता होगा कि जो जेरेमी बेंथम था उसका दोस्त था जेएस मिल का पापा, एंड वो काफी क्लोज रिलेशन था। जेम्स मिल भी है। सब पता है ना? हाँ, वही पूछ लेते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद है इनलाइटनमेंट में जो फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलिज्म आया, उसने सिंपल ये बोला, जो गवर्नमेंट्स है गवर्नमेंट्स आर जस्ट व्हेन दे फेस द पीपल, मतलब जब वो अपने इंटरनल लोगों को फेस करती है तो वो जस्ट होती है, एक जस्टिस गिविंग गवर्नमेंट होती है, एंड लॉफुल व्हेन दे फेस ईच अदर, मतलब एक गवर्नमेंट एक स्टेट दूसरे स्टेट से बात कर रहा है तो वो काफी लॉफुली बात करेगा। आप इसमें देखिए हमको कितना ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दे रहे हैं कि भाई सब बहुत अच्छे हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, आपस में प्यार से करते हैं, आपस में ट्रीटीज बिठाते हैं, ठीक है। और ये वही हो गया, अगर आपको अभी याद आ रहा हो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक होता है सोसाइटी ऑफ स्टेट। सोसाइटी ऑफ स्टेट में क्या होता था अभी ऊपर की S1, S2, S3 एंड S4, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि S3 है, और S3 से ये अपने रिलेशंस भी बना रहा है कि तू मुझे आयरन दे दे, मैं तुझे स्टील दे दूंगा, यू गिव मी दिस, जो अभी हम देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लो ताकि हम फिर आगे बढ़ पाए। अब भैया एक सवाल मेरा ये था जी कि ये जो एनलाइटनमेंट के टाइम जो ये 2 थिंकर आप बताएं, इमैनुअल कांट और जेरेमी बेंथम, हाँ जी
तो भैया इस समय एनलाइटनमेंट के समय तो जॉन लॉक और ये लोग भी तो थे ना, या फिर ये हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे? मेन हम जो एनलाइटनमेंट के थिंकर्स को मानते हैं ना, वो हम इनको ही मानते हैं, इमानुएल कांत को, जेरेमी बेंथम को। ये बातें करते हैं एनलाइटनमेंट की बहुत ज्यादा। जॉन लॉक का सारा कंट्रीब्यूशन टॉलरेशन में, वो ग्लोरियस एवोल्यूशन लेके आने में, इन सब में निकल कर सकते हैं, वो ज्यादा बात नहीं कर पाए एनलाइटनमेंट की। ठीक है जी भैया, ठीक है। हाँ, सेकंड वेव में क्या हुआ? सेकंड वेव ऑफ लिबरलिज्म कब आई? लिबरल इंटरनेशनलिज्म भी कहते हैं हम इसको। वो आई आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सब तहस नहस हो चुका था, तो दे वर लाइक कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, वी हैव टू बी हेल्पफुल टू ईच अदर। हमें और वो इस बात पे भी पहुंचे कि हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन भी बनाना है जो हमारे ऊपर होगा और जो सबको चेक करेगा कि हाँ ठीक है, ये भी ढंग से काम कर रहा है, ये भी ढंग से काम कर रहा है। तो कैन समवन नेम मी, वो उन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने लिखा ही हुआ है, आई एम सॉरी, मैं लिखा ही हुआ। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक तो लीग ऑफ नेशन बना, और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओनली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, दैट वाज, आगे में लिखा है, वर्ल्ड्स फर्स्ट डेडिकेटेड प्रोफेसरशिप इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन 1990, also यार लिखा नहीं मैंने, also known as Woodrow Wilson Chair. I am not sure regarding, it was University of Yale, I am guessing. Can someone please confirm वो University of Yale है, यॉर्क? एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं कंफर्म करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं बाद में बताता हूँ। मेरे को अभी याद आया कि बुक मेरे फोन में ही है। आई एम सॉरी, मैं आपको बता दूंगा, मुझे याद दिला देना एक बार कि कहाँ पे पहली बारी, बिकॉज 1919 ही ऐसा ईयर था जब आपका ये पॉल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन आपस में अलग हो गए थे। 1919 के बाद ही लोगों ने रियलाइज किया कि इट इज नाउ हाई टाइम दैट वी शुड कंसीडर कि अब इंटरनेशनली जो स्टेट्स आपस में बिहेव कर रहे हैं उनको अलग से बढ़े। और थर्ड वेव ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म कहते हैं, वो आई थी सेकेंड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी में। जब कोविड से पहले याद कीजिए, लोग स्टेट्स आपस में कोई अभी रशिया यूक्रेन से पहले, कोविड से पहले आपस में लोग बातचीत कर रहे, कभी G7 हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सब आपस में बातचीत कर रहे थे। फिर आफ्टर सर्टेन टाइम एकदम से रशिया यूक्रेन हो गया, चाइना कहते हैं चाइना ने ये कर दिया, चाइना अपने बैलून भेज रहा है अलग अलग जगह। तो उससे पहले एक ऐसा फेज चल रहा था जहां पे बहुत कम क्राइसिस थे और स्टेट काफी कोऑर्डिनली एग्जिस्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। हाँ, ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा अब जो 1-2-3 पेज हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज बेसिकली जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प करेगा, उसके लिए मैंने लिखा था। तो फर्स्ट बात तो यही है कि इमानुएल कांत एंड द जेरेमी बेंथम, ये दोनों ही आपके एनलाइटनमेंट के थिंकर्स हैं, एंड समहाउ दे आर द मेन प्रोपोनेंट्स कि कैसे लिबरलिज्म को हम एक इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें। ठीक है, जेरेमी बेंथम, अच्छा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो टर्म इंटरनेशनल है और कोडिफिकेशन है, बहुत बार पूछा जाता है कि हु गेव द टर्म इंटरनेशनल, से पूछ लेंगे वो, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल टर्म दी गई थी बाय जेरेमी बेंथम। और इसको जस्ट इट वाज लॉज ऑफ नेशन, पहले इसको लॉज ऑफ नेशन कहा करते थे। तो जेरेमी बेंथम को लगा कि व्हाट इज लॉज ऑफ नेशन, आई एम चेंजिंग दिस टर्म, और मैं इसको अब बात कर रहा हूं, अब मैं इसको बोलूंगा इंटरनेशनल। और उसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था, आप लोग लिख रहे हैं ना साथ साथ, ये जो बता रहा हूं मैं, दिस द ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ थिंग। यस सर। इसका बुक का नाम भी लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन।
and he also applied his principle, the greatest happiness of greatest number among the family of states. ठीक है, उसने family of states में अपना वो प्रिंसिपल अप्लाई कर, जो भी स्टेट्स की फैमिली है, लाइक कैसे स्टेट आपस में, फैमिली तो वही होती है ना जहाँ पे हम आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ स्टेट्स आपस में मिलजुल के ही रहते हैं, और मैं इसमें द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर भी अप्लाई कर देता हूँ। सर वो बुक का नाम थोड़ा रिपीट कर दीजिए। आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं? अभी जो आपने जो बुक का नाम बोला ना, इंट्रोडक्शन, एक सेकेंड में लिख देता हूँ। इंट्रोडक्शन, जैसे लिखा इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। तो हमको अब ये समझ में आ गया कि जेरेमी बेंथम से या तो वो ये पूछ लेंगे कि यूटिलिटेरियनिज्म किसने दिया था, या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर किसने दिया था, आइदर द टर्म इंटरनेशनल कोडिफिकेशन को किसने दिया था, और उसका बुक का नाम इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन किसने। तो अब एक थिंकर से ऐसे पांच छह क्वेश्चन ही बन सकते हैं, वो हम कवर कर रहे हैं। ये थोड़ा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस वाला प्रिंसिपल इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे होगा ये एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। I'm extremely sorry, मैं आपको मुझे आपकी आवाज नहीं आई। जो जेरेमी बेंथम वाला जो प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियनिज्म का, वो आईआर में कैसे अप्लाई होगा, थोड़ा समझा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द, अभी समझा दो एक सेकंड। ग्रेटेस्ट, आई एम नॉट श्योर, आई एम अज्यूमिंग उसने वो कैसे सोचा होगा, बिकॉज आप ये देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नोशन है कि, अच्छा डू यू गाइस नो, जो जेरेमी बेंथम का जो शिष्य था, द डिसाइपल था जेएस मिल, वो एशियन लोगों को कुछ मानता ही नहीं था, ये तो पता ही होगा। हाँ भैया, बारिक नाम से कुछ बुलाता था वो। हाँ हाँ कहता हाँ, था कि ठीक है, एशियन तो हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो वेस्टर्न लोगों में ये हमेशा से नोशन रहा है कि वी आर सुप्रीम, हम ही है जो है, हम में ही है जैसा होता है। तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग दिस, उसने ये सोचा होगा कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को मैक्सिमम मानते हैं, उनका एक यूएसए भाई हो गया, उस टाइम तो यूएसए भी एग्जिस्ट नहीं करता था, वो अपने आप को जो उनका कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को बनाते थे अपने, कहते हैं हमारी हैप्पीनेस मैटर करती है, चाहे फिर जो छोटे से स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, जो कि छोटे नहीं है बिकॉज उस टाइम इतनी ज्योग्राफी थी नहीं, तो इनको हम एक्सप्लॉइट कर पाए, इनसे हम अपना सारा पैसा, वेल्थ ना ड्रेन कर पाए, द ड्रेन ऑफ वेल्थ हो पाए फ्रॉम दी थर्ड वर्ल्ड टू दी मेन वर्ल्ड, जिसको वो कहते हैं, बिकॉज इनकी हैप्पीनेस जरूरी है, ये हैप्पी होने चाहिए, इनके लिए यही ग्रेटेस्ट है, यही नंबर में है। तो दिस इज समवट ही माइट हैव थॉट इन हिज माइंड, आई एम नॉट श्योर, आई कैन बी रॉन्ग आल्सो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इमैनुअल कांत की। इमैनुअल कांत ने बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्लीज लिख लीजिए, ये तो आई एम गेसिंग लास्ट टू लास्ट ईयर किसी पेपर में भी आया था कि व्हाट हु गेव द आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस। तो इमैनुअल कांत हमें आइडिया देता है परपेचुअल पीस का, और हाउ कैन इट बी परपेचुअल पीस, मतलब सब आपस में संधि करके बैठे हैं, तूने उसने मान लिया हाँ पीस है, मैंने मान लिया हाँ पीस है, आपस में समझौता करके बैठे, हाँ पीस है पीस है पीस है पीस है। ठीक है, तो वो कहता है कि वो अचीव कैसे हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, बिकॉज इंडिविजुअल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन दी नोशंस ऑफ लिबरलिज्म। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअली वोट करेगा और इंडिविजुअली अपनी कॉन्शियस को यूज करके अच्छा एक गवर्नमेंट स्टेट बनाएगा जो और बाकी स्टेट्स के साथ मिलजुल के रहेगी, कोई वॉर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसके बाद रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये लोग तो बहुत ज्यादा ही मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, रिपब्लिक्स में। एंड द लास्ट पार्ट इज फेडरल कॉन्ट्रैक्ट अमंग स्टेट्स टू अबॉलिश रूल। अब फेडरल कॉन्ट्रैक्ट अमंग स्टेट्स से मुझे एक ये आइडिया आ रहा है कि जो भैया मेरा सोसाइटी ऑफ स्टेट था, उसमें जो मेरे स्टेट्स थे S1, S2, S3 एंड S4, ये इन लोगों ने मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट उनके एक ऊपर है, मतलब
वो उनके लेवल पे नहीं है, वो इनके ऊपर है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वो सब बातें मानते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि ऐसा आइडिया कहाँ आता है, और आई एम गेसिंग इससे आपको थोड़ा सा हॉब्स का भी आइडिया मिल रहा होगा कैसे लोग, ऑल्दो इसमें उन्होंने अपनी राइट्स नहीं खोई है स्टेट से, बट हाँ इन्होंने अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया है। अच्छा, अब ये देखिए 1980s में माइकल डॉयले ने ही रिवाइव्ड कांट के क्लेम्स को, इसने कांट के क्लेम्स को रिवाइव किया एंड सपोर्टेड द सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पीस ट्रीटी। ठीक है, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है माइकल डॉयले। और yesterday only I was listening in your class कि फ्रांसिस फुकुयामा की बुक थी द एंड ऑफ हिस्ट्री। जैसे ही फ्रांसिस फुकुयामा ने देखा कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव आ गया है, उसने पेरेस्ट्रोइका ले आया है, अब वो सब कुछ मतलब हटा रहा है यूएसएसआर से, उसको लगा कि एक लिबरल नोशन की जीत हो रही है इन दी अरीना, तो उसने कह दिया कि अब तो भैया एंड ऑफ हिस्ट्री है और अब सिर्फ लिबरलिज्म ही होगा। एक किसी को पता माइकल फुकुयामा का जो टीचर था वो कौन था? I'm sorry, I could not hear you. सैमुअल पी हंटिंगटन। हाँ, और उसकी बुक कौन सी थी? क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही। ये दोनों, ये शिष्य और चेले बहुत आते हैं मैच दी फॉलोइंग में, बहुत ज्यादा आते हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री और एक डैनियल बेल की भी कोई बुक है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक। तो फ्रांसिस फुकुयामा की बात, लेट मी जस्ट कंटिन्यू, ठीक है, एक सेकंड, 2 मिनट दीजिएगा मेरे को। तो फ्रांसिस फुकुयामा की बात काटते हुए हंटिंगटन लिखते हैं कि अब डेमोक्रेसी, अब ऐसे स्टेट्स आपस में फाइट नहीं करेंगे, अब होगी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन आपस में फाइट करेंगी, अब रैंडम एथनिक ग्रुप्स आपस में फाइट करेंगे, अब कोई स्टेट आपस में फाइट नहीं करेंगे। बट कहीं ना कहीं इस टाइम पे हम देख रहे हैं स्टेट, लाइक प्रॉपर रशिया एक प्रॉपर स्टेट है, यूक्रेन एक प्रॉपर स्टेट है, वो भी एक ऐसे पॉइंट पे कि वो लड़ रहे हैं। तो आप ये देखिए अभी का जो कंटेम्प्रेरी एरा ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म है, वो ना तो लिबरल है ना ही वो रियलिस्टिक है। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इतना सब कुछ हो चुका है कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि अभी चल क्या रहा है। ना तो प्रॉपर एनार्की है, ना ही प्रॉपर कोई यूनिपोलर वर्ल्ड है कि भाई सारी पावर अमेरिका के पास ही हो। बहुत ही एक डिप्लोमेटिक सा, बहुत ही कंफ्यूजिंग सिनेरियो बन चुका है। ठीक है, नाउ लेट अस सी, जब अब ये देखो आप कि नीड क्या हुई एक ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिबरलिज्म को रिवाइव करने की। तो उन लोगों को लगा था कि भैया जब आपस में 2 कंट्रीज बहुत ही ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे के ऊपर, तो वॉर पे नहीं जाएंगी। और मेन आइडिया ही लिबरलिज्म का ये है कि भैया वॉर ना हो, तुम आपस में बातचीत करके रुक जाओ। जब तुम अगर आपस में इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट होगे तो ऑफ कोर्स यू वोंट बी गोइंग ऑन वॉर। बट एक्सेप्शन केम in First World War. Britain and Germany, they fought against each other despite being highly interdependent, economic interdependent on each other. They went on war against each other. तो अब क्या सिर्फ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से पीस आ सकती है? वो भी नहीं हो सकता। लिबरल्स का ये मानना है, अब उन्हें ये माना आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले वो मानते थे कि भैया पीस एग्जिस्ट करती थी और उसके बाद क्या हुआ, हम पागल हो गए। बट ऐसा नहीं था, बिकॉज एक स्टेट ऑफ नेचर भी तो होता है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले लोग नॉट द स्टेट ऑफ नेचर जिसकी लॉग बात करता है कि सब ठीक ठाक रहते थे, कभी कभी कुछ हल्की फुल्की लड़ाई कर ली पर बहुत प्यार से रहते थे। नहीं, जो आई पर्सन, मेरा खुद का मानना ऐसा है कि जो हॉब्स कहता है ना, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सही कहता है कि ह्यूमन बींग्स आर सेल्फिश। अब ये समझ नहीं आया मुझे कभी कि वो सेल्फिश एनवी का बर्थ कहां से हो रहा है, बट हाँ ह्यूमन बींग्स थोड़े सेल्फिश होते हैं। तो उन्होंने यही माना लिबरल्स ने कि पीस इज नॉट अ नेचुरल कंडीशन बट वन दैट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। अब वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगी वो देख लेते हैं एक बारी। एक ये कभी कभी पूछ लेते हैं, लियोनार्ड बल्फ ने कहा था पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रिक्वायर्ड कॉन्शियसली डिवाइस मैकेनिज्म या मशीनरी। तो ये लिख लीजिएगा, आई एम गिविंग यू 1 मिनट जिसपे आप ये लिख पाओ। जस्ट टेल मी कि हो गया भैया, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा स्टेटमेंट है ना।
Shall I continue? भैया ये जो बॉक्स में लिखा आपने वही पीस इज नॉट नेचुरल। नहीं, ये तो लिबरल्स मानते हैं। दिस इज अ वेरी नेचुरल, दिस इज अ वेरी ओपन नोशन। पर लियोनार्ड वुल्फ ने एक बहुत ही स्पेसिफाइड नोशन बोल दिया था कि पीस। अच्छा हाँ भैया देखिए, अब आगे हम देखते हैं, वुड्रो विल्सन ने बोला पीस कैन नॉट बी सिक्योर्ड विद द क्रिएशन ऑफ एन, कुड नॉट को लिख दिया मैंने, सॉरी, पीस कैन बी सिक्योर्ड विद द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चलते उसने 14, ये बहुत, आई एम गेसिंग जामिया का जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझसे हमारे क्वेश्चन पेपर में था कि 14 पॉइंट स्पीच किसने दी थी, तो विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। 14 पॉइंट स्पीच वुड्रो विल्सन ने कांग्रेस जो उनकी पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, मैं ये कहूंगा कि किसके पार्लियामेंट को क्या कहते हैं वो भी पढ़ लेना, कभी कभी लोग मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं किसका पार्लियामेंट को ये कहते हैं, इसके पार्लियामेंट को वो कहते हैं। तो वैसे ही कांग्रेस के पार्लियामेंट को वैसे यूएसए के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो Woodrow Wilson, the then president of USA, gave a 14-point speech addressed to Congress in January 1918, which led to the formation of League of Nations. अब लीग ऑफ नेशन तो बन गया, ठीक है, मैंने मान ली लीग ऑफ नेशन की बात बन गई। और आप सबको पता है लीग ऑफ नेशन बनने के बाद जो उसका फाउंडिंग मेंबर था यूएसए, उसने ही ज्वाइन नहीं किया लीग ऑफ नेशन को। और फिर द वर्स्ट थिंग विच हैड एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, दैट वाज हॉलोकॉस्ट, वो हो गया था। तो लिबरलिज्म के बाद लिबरलिज्म के पास कोई रिप्लाई ही नहीं था करने के लिए। जो लिबरलिज्म कहता था कि इंसान बहुत अच्छे हैं, वो उनके पास एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि हमको अच्छा बनना है, अच्छा बनाना है। बट अगर इतने ही अच्छे हैं तो हॉलोकॉस्ट क्यों हुआ, इतने लोगों की जान क्यों गई? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कुछ ऐसा पार्ट भी है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो बहुत ही संकी टाइप का पार्ट है, विच कैन नॉट अप्रिशिएट अदर पर्सन गेटिंग मोर पावर। वो एनवी होता है, वो डरता भी है कि अगर उसके पास और ज्यादा पावर आ गई तो मुझ पे चढ़ जाएगा, तो इससे पहले क्यों ना मैं उसको मार दूं। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो जी भैया। अच्छा, ऑल्सो जस्ट अ बैकग्राउंड, आई गेस इट्स नॉट रिक्वायर्ड, फिर बताता हूँ। हुआ क्या था कि आप ये देखिए, किसी की अथॉरिटी आप लोग ने भी पढ़ी नहीं होगी, बट हिटलर की करिज्मेटिक अथॉरिटी देखिए आप कितनी ज्यादा थी कि उसने पूरे जर्मनी को पूरे नाजी बना दिया था, कह दिया था कि भाई जो ये ज्यूज हैं दे आर नॉट अस। अच्छा, आप लोगों ने हैना आरेंट का नाम तो सुना ही होगा। जी भैया, ज्यूज तो भाग गई थी, मतलब उस समय जब वो जेनोसाइड कर रहा था। हाँ, द वेरी वर्स्ट पार्ट इज हैना आरेंट का जो लवर था वो नाजी बन गया था, एंड तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा रेश था। फिर वो यूएसए भाग गई थी एंड देन शी रोट हिस्ट्रीज एंड थिंग्स। तो बहुत बुरा हाल था। तो लिबरलिस्ट लोग के पास रिप्लाई नहीं था कि हम रिप्लाई क्या करेंगे। हम तो कहते थे कि भैया लोग अच्छे हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, बट ये तो हॉलोकॉस्ट ही हो गया है। तो उस टाइम एक अराइज हुई थी, आइडिया अराइज हुआ था रियलिज्म का, कि जो तुम कहते हो कि ये तो यूटोपिक है, ये थोड़ी कुछ होता है, रियलिटी में तो लोग बहुत ही सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड है। तो आप इससे रिलेट कीजिए कैसे लिबरलिज्म के डिक्लाइन से रियलिज्म का ग्रोथ हुआ, कैसे वो बर्थ हुआ, उसका नॉट दी बर्थ, रिवाइवल हुआ। रियलिज्म एग्जिस्ट बहुत पहले से करता है, बिकॉज स्टार्टिंग से ह्यूमन बीइंग सेल्फिश है, बट उसका रिवाइवल इन प्रॉपर सेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? बिकॉज लिबरल थियरीज बहुत ज्यादा तरीके से हार चुकी थी। बट फिर भी आप फिर भी देखो, इन्होंने मिल बांट के हाँ हूं करके यूएन बना लिया, ठीक है। और यूएन में वो लेके आए आर्टिकल 27, ठीक है, कंसेंसस अमंग द ग्रेट पावर्स इन ऑर्डर फॉर एनफोर्समेंट एक्शन टू बी टेकन। और उसमें एक वो स्पेसिफिक वीटो का पावर भी लेके आए थे, कलेक्टिव सिक्योरिटी इनका आइडिया था, वीटो पावर लेके आए। ईच ग्रेट पावर विल वीटो एनी कोर्सिव एक्शन प्रपोज्ड बाय अदर्स। मतलब अगर आप ये समझने की कोशिश कीजिए, उन्होंने जो P5 बनाया, इसके आसपास यूएन के सारे मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया दे रहा है कि ये P5 हमसे थोड़े ऊपर है। आर यू एबल टू लाइक ग्रास्प दिस थिंग कि वो हमें ये आइडिया बताना चाह रहे हैं कि हम हाँ ठीक है, सब इक्वल है, सब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट नहीं, जो ये P5 मेंबर्स है ना,
ये थोड़े से ऊपर है आपसे, बिकॉज इनका ज्यादा से है यूएन में, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं विच इज सीइंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, काइंड ऑफ अ लेजिस्लेशन जो ऊपर से सबको चेक करेगा। समझ में आया थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ? Can you जी please भैया, repeat? परमानेंट मेंबर की बात करें ना भैया आप, बात जो हाँ बात जी कर हाँ रहे जी हैं। हाँ जी, आई रिपीट हाँ वन भैया, सेकेंड। अब मुझे रिपीट करने की 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। हम कहते हैं कि जो इंटरनेशनल अरीना है उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है ना, ये तो समझ गए कि मेरी बात को, कि इंटरनेशनल अरीना में कोई गवर्नमेंट नहीं है। जैसे हमारे स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट है जो भैया सब कुछ देखती है कि इतना टैक्स लगेगा, इतना ये होगा, इतना वो होगा। इंटरनेशनल अरीना में कोई गवर्नमेंट नहीं है। पर उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया यूएन नाम का, यूनाइटेड नेशंस नाम का, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसके अंदर अभी इस इंटरनेशनल में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, ये मेरे बहुत सारे स्टेट्स हो गए जो यूएन का, ऑलमोस्ट एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट इज अ पार्ट ऑफ यूएन। पर इसमें इन्होंने P5 मेंबर्स को ऐड कर दिया कि जो ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं इनके पास थोड़ी ज्यादा पावर है आपसे। अगर कुछ नोशन आ रहा होगा तो ये वीटो से उसको मना कर देंगे। तो ट्राई टू सी दिस थिंग कि इन सब के ऊपर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया जो कि आपको याद होगा मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिबरलिज्म का, इंस्टीट्यूशन टू चेक द पावर ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने आपके ऊपर एक इंस्टीट्यूशन बना दिया P5 का, जो कि चेक करेगा आपको कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आप कुछ गलत कर रहे तो आप पे हम सैंक्शन लगा देंगे, आपने कुछ गलत किया तो हम आपके सैंक्शन लगा देंगे। तो अब थोड़ा क्लियर हुई ये बात? कैन आई कंटिन्यू? Yes. Yes, sir. बट आप ये देखिए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी हमारा कोल्ड वॉर का एरा था, उसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। इन्होंने कहने के लिए तो आपको P5 दे दिया है, आपके ऊपर एक इंटरनेशनल एजेंसी बना दी है, पर आपकी उस इंटरनेशनल एजेंसी में ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अब इतना टसल था परमानेंट 5 मेंबर्स के बीच में ही। आपको पता होगा कि यूएसएसआर ने 6 बारी टोटल वीटो किया है जस्ट टू प्रोटेक्ट इंडिया। और जो नोशंस आ रहे थे, जो एग्रीमेंट्स आ रहे थे, वो यूएसए की तरफ से आ रहे थे। हाँ, जस्ट टू हेल्प इंडिया वो कर भी रहा था, बट कहीं ना कहीं उसको ये भी दिख रहा था कि यूएस से आ रहा है तो आई हैव प्रॉब्लम विद स्पेसिफिक यूएसए, तो मैं इसको वीटो कर दूंगा, मुझे नहीं करना है। तो इसको हल्का सा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जस्ट टू टेल यू गाइस कि 6 ऑल्दो बहुत बार वीटो किया गया है, पर 6 बार स्पेसिफिकली वीटो यूएसएसआर ने इंडिया के लिए किया था। जहां तक आई रिमेम्बर 2 बार तो कश्मीर का इशू था, एक बार जब गोवा एंड दमन एंड दीव की फाइट चल रही थी वो इशू था, एक बार बांग्लादेश लिबरेशन का इशू था, और एक बार ही कुछ आई डोंट नो, मतलब मेरे को 4 याद है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे। अब हम पाकिस्तान वॉर का भी होगा, वॉर विद पाकिस्तान। बोला पाकिस्तान का भी, वो तो कश्मीर की इशू में, कश्मीर के ऊपर 2 बार हुआ है वीटो भैया। न्यूक्लियर जो हुआ था टेस्ट, हाँ, ठीक है, गॉट इट। या चलो अब आगे चलते हैं, अब बस 1 घंटा बचा, बहुत कुछ पढ़ना, फटाफट पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर। पोस्ट कोल्ड वॉर ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड थोड़ा सा यूनिपोलर हो गया था, थोड़ी पावर चली गई थी अमेरिका के पास, जब तक आपका 2008-7 में वो इतना ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन नहीं आया था। तो उस टाइम जॉर्ज H.W. बुश ने बोला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, कि भैया आप ये देखो कि अमेरिका के पास कितना सेल्फ लव है, कितना अपने आप को नार्सिसिस्ट है अमेरिका की, भैया हम ही है जो है। अ बिग आइडिया, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसने कहा, बुश ने कहा कि अब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे, दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हम है जो है, ठीक है। और ये हमें कब देखने को मिला कि हाँ भैया हो गया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जब 1901 टू 1991 में, क्या लिखा है मैंने ये, 1991 में गल्फ वॉर हुई थी। सबको पता है गल्फ वॉर के बारे में? जी भैया, खाड़ी युद्ध हुई थी, लेकिन भैया उसको एक बार आप समझा दीजिए। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ इतना समझाने का है नहीं, मुझे लगता नहीं है, बट फिर भी हम समझ लेते हैं। हुआ क्या था, इराक, जो कुवैत था, कुवैत इराक कहता था कि जो कुवैत को तो इंपीरियर्स ने बनाया है ताकि हम हमारी सर्विलेंस कर पाए, ये कर सके, वो कर सके, तो कुवैत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इराक ये मानता था। और इराक
सद्दाम हुसैन नाम, हाँ सद्दाम हुसैन जो उसका वो था। और ईरान इराक, आपको पता है ईरान इराक वॉर भी हुई थी, उसमें यूएसए ने इराक का साथ दिया था, बिकॉज यूएसए को लगा कि इस स्पेसिफिक टाइम पे इराक से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक मेरे लिए ईरान है, पहले मैं ईरान को हटाऊंगा, उसके बाद मैं इराक को अपने आप संभाल लूंगा। तो यूएसए की हमेशा से चाल रही है कि पहले किसी एक को सपोर्ट करो, फिर दूसरे को भी गिरा दो। वो चाहता है कि मेरी ही हेजीमनी बनी रहे हमेशा। तो इराक ने क्या कर दिया, इराक ने इन्वेजन कर दिया कुवैत के ऊपर। उसने ये अज्यूम कर लिया कि नहीं भैया, मेरे को तो सपोर्ट किया है यूएसए ने इन दी ईरान इराक वॉर, वो मुझे कैसे मार सकता है। बट अमेरिका बीइंग अमेरिका, उसने क्या किया, रिवाइव। तो फिर यूएन में क्या हुआ, जो डॉक्ट्राइन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी था उसको रिवाइव किया गया, बिकॉज अब यूएसएसआर भी डिक्लाइन कर चुका था, सब एक साथ आ गए। और आप ये देखिए, आप हेजीमनी देखिए अमेरिका की, यूएन मिलिट्री कमांड कुछ नहीं था उस टाइम, वो एग्जिस्ट करता है बट उसकी सुनी नहीं गई। यूएसए ये सारी आर्मीज ऑफ नेशंस असेंबल हुई सऊदी अरेबिया में, और इसको कंट्रोल किया यूएस की आर्मी ने। यूएन गया भाड़ में, कुछ भी हो यूएन भाई कंट्रोल मैं करूंगा। और फिर उन्होंने अटैक कर दिया इराक के ऊपर, और विच इज नोन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वो था जिसमें यूएसए के अंडर बहुत सारी आर्मीज इकट्ठा आई। आई रिमेम्बर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का पेपर था, या कोई एक पेपर था, उसमें ये पूछा गया था कि डेजर्ट स्टॉर्म के लिए आर्मीज कहां पे असेंबल हुई थी, तो आर्मी सऊदी अरेबिया में असेंबल हुई थी। उसके बाद वहां से दे अटैक्ड ऑन इराक। और वैसे ही आप ये देखिए कोसवो का पता है आप लोगों को? थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यूगोस्लाविया ने कोसवो की जो टेरिटरी थी उसको अक्वायर कर रखा था, और इसके ऊपर वो कहते थे अल्बेनियंस ग्रुप था, एथनिक ग्रुप था अल्बेनियंस का। वो कहते थे कि नहीं भैया कोसवो तो हमारा है, और यूगोस्लाविया कहता था नहीं 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 कोसवो तो हमारा है। तो अल्बेनियंस, जो एथनिक अल्बेनियंस, इन्होंने वॉर कर दी। अमेरिका बीइंग अमेरिका किसी की हेजीमनी नहीं देख सकता था, उसमें कोसवो उन्होंने अल्बेनियंस को हेल्प करी और यूगोस्लाविया को हरा दिया। आप यहाँ देखिए, और इराक की तो वॉर पता ही है आपको, 2003 से लेके 2011 तक चली थी, और वो खत्म ही नहीं हुई थी जो। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वंस अगेन साइडलाइंड बाय यूएस, उसने सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएस ने सिक्योरिटी काउंसिल को साइडलाइन कर दिया, और ये बोल के कि मुझे डेमोक्रेसी को बचाना है, मुझे वर्ल्ड ऑर्डर को बचाना है, खुद ही उसने सब हैंडल किया अपने अलाइज नाटो के साथ। अब ये जो हमने 3-4 पेज पढ़े, दैट वाज क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिव की नॉलेज। तो कुछ डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, ताकि, और लिबरलिज्म में भी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, ताकि हम आगे रियलिज्म पे जा पाए। भैया हाँ जी, ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है लिबरलिज्म के बारे में, और जो वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट प्रिंसिपल जो मैंने अभी आपने बताया, हाँ जी, हाँ जी, भैया ये आइडियलिज्म से रिलेटेड है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसे आइडियल, अब इस लिबरलिज्म को लिबरल इंटरनेशनलिज्म कहते हैं, आइडियलिज्म कहते हैं, बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है, बिकॉज ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है ना। जो लिबरलिज्म आप लोग क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ते जॉन लोक का, उसको हल्का सा वो इंटरनेशनल अरीना में लेके आ गए हैं, उसको चेंज नहीं किया, उसको एसेंस उसका वही रखा, बट उसको उठा के अभी उस स्पेसिफिक लिबरलिज्म से हम देख रहे थे कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन एक स्पेसिफिक क्लास के पास था, वो क्या कर रही थी, कैसे कर रहे थे। अब उन्होंने उस स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर को उठाया और उसको अप्लाई कर दिया इंटरनेशनल अरीना के ऊपर, अब हम ऐसे देखेंगे। तो जिसमें मेन ये लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए लोगों के पास, ठीक है। तो भैया मतलब आप मतलब फाइनल क्रक्स ये है कि मतलब आइडियलिज्म और लिबरलिज्म एक तरीके का सेम ही थ्योरी है। हाँ 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 हाँ, आप देखिएगा अगर किसी के पास वो अरिहंत की यूजीसी गाइड यूजीसी नेट के पेपर्स होंगे ना, तो उसमें भी वो लोग आइडियलिज्म लिख रहे हैं, लिबरलिज्म को बात उसी की कर रहे हैं, बट कहते कोई कुछ लोग आइडियलिज्म कह देते हैं, कुछ लोग लिबरलिज्म कह देते हैं, काफी कोइंसाइडेंटली ये टर्म यूज करते हैं ये लोग।
आगे चले रियलिज्म पे। हाँ भैया। भाई किसी को कुछ डाउट हो किसी भी चीज में एक बार पूछ लो ताकि हम आगे चल पाए। सबकी तरफ से हाँ है ना, आगे चले। Yes, sir. ओके चलो अब हम पढ़ते हैं ओके सर। रियलिज्म। अब जो लिबरलिज्म था वो काफी ही हमको ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहा था वर्ल्ड का, ठीक है, कि लोग अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, मिलके रहते हैं, प्यार से रहते हैं। बट अब रियलिज्म कहता है कि भैया मैं तो बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू दूंगा आपको वर्ल्ड का, ठीक है। दिस गिव्स अस द पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड. It is believed, even prior to the introduction of discipline of IR, states' diplomatic and military practices conform to principles that would later be identified as realism. अभी देखिए, अभी तो हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि एक स्टेट 1 है, एक स्टेट 2 है, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पर पहले कहाँ स्टेट हुआ करते थे? पहले तो कम्युनिटीज भी हुआ करती थी ना। ये कोई एथनिक कम्युनिटी 1 है, एथनिक, ये कोई एथनिक कम्युनिटी 2 है। अब ये आपस में ये लड़े भिड़े कुछ भी करे, पर एक ग्लोबली अरीना में रिएक्ट तो कर रहे हैं ना एक दूसरे से। तो रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म कहता है कि चाहे तुम थ्योरी अभी लेके आ रहे हो, पर जो स्टेट्स की डिप्लोमेसी है, जो स्टेट का जो मिलिट्री प्रैक्टिस है, जो स्टेट मिलिट्री की प्रैक्टिस करता है, वो बहुत पहले से कर रहा है। तो इसलिए रियलिज्म आइडेंटिफाई अब ये कर रहे हैं हम, पर उसका जो एसेंस है वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, a new group of self-identified realist scholars, उन्होंने अपने आप को बोला कि हम दे रहे हैं नई थ्योरी। जो तुम चलाते आ रहे हो ना घिसी-पिटी थ्योरी लिबरलिज्म की, जेरेमी बेंथम से लेके उससे लेके कभी उसका आइडिया, वो तो सब फ्लॉप है। हम तुमको नया आइडिया देंगे। रोज टू प्रोमिनेंस इन द इमर्जेंट फील्ड ऑफ आईआर। अब ये देखो, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट मेनी वर जर्मन्स who fled Europe and South and sought refuge in USA, ठीक है। ये टाइमलाइज इनसाइट है। टाइमलाइज इनसाइट का मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि इस स्पेसिफिक, जैसे हम कहते हैं कि लिबरलिज्म स्पेसिफाइड इनलाइटनमेंट के बाद स्टार्ट हुआ था, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। ये स्टार्टिंग से ही लोग ऐसे हैं, स्टार्टिंग से ही लोग पावर के पीछे भूखे, स्टार्टिंग से ही लोग चाहते हैं हम पावरफुल रहे, स्टार्टिंग से ही लोग सेल्फिश है। तो this is the continuous struggle for power which forms the main essence of realism. After Second World War, realists emerged victorious. उन्होंने कहा तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन आपका तो इंस्टीट्यूशन भी था लीग ऑफ नेशन नाम का, वो क्यों नहीं हॉलोकॉस्ट रोक पाया? तो उन्होंने बोला देखो आपकी थ्योरीज गलत थी, थ्योरी तो हमारी ही सही है। और उन्होंने बोला मेन एसेंस क्या है, मतलब स्टेट आपस में क्या आपस में बात नहीं करते, उनका एक स्टेट का मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव है स्टेट का सर्वाइवल। जब स्टेट का सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा, जब स्टेट खुद से सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो वो क्या इंटरनेशनल लोगों से बात करेगा? जब आप खुद आपकी बॉडी में आपको सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, जब आप अपनी बॉडी का ध्यान ही रख पाओगे, आप क्या रिलेशंस को नर्चर कर पाओगे, क्या आप दोस्त बना पाओगे? ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे हिस्ट्री में हमें रियलिज्म के थिंग्स मिलते हैं। तो टेक्स्ट इन हिस्ट्री विच प्रोवाइड्स द इंस्टेंसेस फॉर रियलिज्म, पहला जो हम माना जाता है कि मोहम्मद थुसीडाइडस, पता है आप लोगों को? उसने लिखा था हिस्ट्री ऑफ, ये आई विल गिव यू 2 मिनट, आप ना ये लिख लीजिए कि ये जामिया बहुत पूछता है कि हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर किसने लिखी थी। तो थुसीडाइडस गेव हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, और वो था 462 406 बीसी। अब जो मैकियावेली की आपने प्रिंस पढ़ी होगी, जिसमें फ्लोरेंस सिटी स्टेट की बात करता है, जिसमें प्रिंस को हिदायतें देता है कि प्रिंस को ऐसा होना चाहिए, फॉक्स होना चाहिए, लायन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं हमें रियलिज्म की टिंट देते हैं। और हॉब्स को तो कहा ही जाता है कि वो कितना रियलिस्ट था, उसकी लेविथन है। अभी फटाफट लिख लीजिए दोनों, फिर हम आगे चलते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पानी भी क्या है।
अब देखो रियलिस्ट ये आगे चले ना, हम कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया, ठीक है। चलिए। रियलिस्ट ये मानते हैं कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनालॉगस टू अ स्टेट ऑफ वॉर इन विच पॉलिटिकल एक्टर्स, ओ गॉड सस्टेन, मैं वर्ड्स में लिखता हूं। सो कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? एक स्टेट ऑफ वॉर की तरह है, सब लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, पर इसमें इंडिविजुअल ह्यूमन एंटिटीज नहीं, इसमें एक प्रॉपर स्टेट है पूरा, जो आपस में उससे लड़ रहा है, जो आपस में उससे लड़ रहा है, ठीक है। यूज ऑफ लीथल फोर्स, मतलब बहुत ही हार्श फोर्स का यूज किया जा रहा है जस्ट टू इंश्योर आपका खुद का सर्वाइवल। आप सर्वाइव कीजिए, सामने वाला मरे कुछ करे, आपकी सर्वाइव होना बहुत जरूरी है। हाँ, एक ये मैं कहूंगा, ये सब लिख लीजिए। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, राशन दे इतात जो भी कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है रीजन ऑफ स्टेट। और फ्राइड्रिश मेनिक ने कहा था कि इज द फंडामेंटल रीजन दे इतात इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल जिससे स्टेट, रीजन का मतलब पता है, अपना रीजन, अपना लॉजिक होना, एक स्टेट का लॉजिक है ये, हाउ स्टेट लीडर्स शुड कंडक्ट देमसेल्व्स इन द रियलम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और फेडरिश भाई ने कहा था, आई डोंट नो इट इज, मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ, उसकी स्पेलिंग है MEINECK, हाउ टू प्रोनाउंस दिस, मैनिके। उसने कहा था ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है किस चीज का? स्टेट सर्वाइवल का, कि तुम कैसे दूसरे बंदे के आगे इनैक्ट आउट कर रहे हो। रीजन ऑफ स्टेट या राजन दी तात लिख लीजिए इसको आप। और उसने बोला स्टेट्स फर्स्ट, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, लिख लीजिए। भैया लिखिए। मेरी स्क्रीन गई कि सबकी गई है? सबकी गई है। भाई अभी सर कहीं चले गए शायद, पता नहीं। सर का थोड़ा टेक्निकल खराबी होगा शायद से। सर ने जो अभी रीजन ऑफ स्टेट बताया वो थोड़ा रिपीट कर देंगे, कोई जिन्हें समझ आ गया? एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, मुझे समझ नहीं पाई अच्छे से। रीजन ऑफ स्टेट मतलब किस चीज में, रियलिज्म में कि अभी लिबरलिज्म में? नहीं रियलिज्म। रीजन ऑफ स्टेट मतलब अगर मैं देखो अपने हिसाब से सिंपल बताऊं, प्रीतम भाई तुम बताओ ना यार, तुम तो और अच्छे से बता सकते हो। आई थिंक कंप्लीट रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी शायद। एक सेकंड होल्ड करो यार, एक सेकंड बस होल्ड करो बच्चों। यार आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्या हो गया था, आई एम सॉरी गाइस।
कल क्लास हम गूगल मीट पे करेंगे, क्योंकि कल थोड़ा स्लेप वो भी ज्यादा होगा, हमें बहुत कुछ कवर करना है। इज माय स्क्रीन विजिबल? हाँ भैया अभी विजिबल है। हाँ सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो आई एम सॉरी कि बहुत हम फास्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ बिकॉज टाइम का कॉन्स्ट्रेंट बहुत है और मैं आपको ढंग से सब कुछ इन डिटेल बता भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या कैसे होता है, क्यों होता है। तो जैसे न्यूटन का, हाँ जी बोलिए। सॉरी भैया फॉर इंटरप्टिंग। भैया वो जूही का कुछ डाउट वो पूछ रही थी। हाँ प्लीज पूछ। भैया आपने वो रियलिज्म में अभी बताया रीजन ऑफ स्टेट का, वो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया। हाँ ठीक, एक सेकंड दीजिए। हाँ देखो, रीजन होता है, रीजन हम कहते नहीं यूज योर रीजन, अपना लॉजिक को यूज कीजिए, हम ये कहते हैं। जूही आप सुन पा रहे हैं? हाँ भैया मैं सुन पा रही हूँ। तो ये स्टेट का एक लॉजिक उन्होंने डिफाइन कर दिया। ये स्टेट के पास एक लॉजिक होना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है दूसरे स्टेट के आगे, कि वो डिप्लोमेटिकली उनसे बात कर पाए ताकि वो सरवाइव कर पाए। मतलब जैसे एज ए ह्यूमन बींग्स हमारे पास दिमाग है, स्टेट के लीडर्स के पास भी, स्टेट्स लीडर स्टेट का भी एक दिमाग पोर्ट्रे करेगी, स्टेट के पास भी एक लॉजिक है। उन्होंने स्टेट को एज ए ह्यूमन नेचर में डिफाइन कर दिया। जैसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन बहुत मेन पार्ट है लिबरलिज्म का, ह्यूमन नेचर एक बहुत मेन पार्ट है रियलिज्म का। समझ में आया थोड़ा सा जूही आपको? जी थैंक यू भैया। ओके, आप मेन बात ये समझिए कि लिबरलिज्म के दो मेन डॉक्ट्रिन्स हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंस्टीट्यूशंस। और रियलिज्म में हम कहते हैं स्टेट, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, वो ह्यूमन नेचर को देखता है कि जो कुछ भी हो। हाँ जी भैया एक और, सॉरी भैया फॉर इंटरप्टिंग, भैया एक और वर्ड है। सॉरी मत बोलो एक तो। हाँ जी बताइए। स्टेटिज्म है, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प है, 3S। स्टेटिज्म ना, स्टेटिज्म। जी भैया हाँ, मैंने कुछ और बोल दिया था? नहीं आपने सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प बोला था। सॉरी मतलब सॉरी, ठीक है। हाँ, स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल, ठीक है। अब स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब जैसे कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, वैसे ही स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। वो क्या है? इफ इट टेल्स द स्टेटमैन व्हाट ही मस्ट डू टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ द स्टेट। जो स्टेटमैन है, जो मेन अथॉरिटी है स्टेट की, जिसे हम सॉवरेन कहते हैं, उसके पास उसका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि भाई स्टेट की हेल्थ, स्टेट को प्रॉस्पर करने में कोई दिक्कत ना आए, स्टेट को एग्जिस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको अपने आस पड़ोसी के स्टेट को उड़ाना पड़े, मारना पड़े, उसके बाद आपको वॉर पे जाना पड़े, नॉट अ प्रॉब्लम। बट व्हाट शुड सर्वाइव एट द लास्ट? योर स्टेट। स्टेट इज द की एक्टर। सबसे की एक्टर क्या होगा? स्टेट इज द की एक्टर, मस्ट परस्यू पावर। उसको देखना चाहिए जिसके पास, मतलब उसको अपनी पावर आइदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करनी चाहिए, क्या रिलेटिवली जो उसका दुश्मन है, जो आपके आस पड़ोस के स्टेट्स हैं, उनके रिलेटिव में आप अपनी पावर थोड़ी ज्यादा रखिए। बिकॉज अगर आपके पास ज्यादा पावर होगी, अगर आपके बीच में लड़ाई हुई तो आप जीत जाओगे, आप सर्वाइव कर जाओगे। हाँ देखो, अब रियलिज्म वाले जो सिनेरियो है आपका, उसमें सर्वाइवल ऑफ द स्टेट इट कैन नेवर बी गारंटीड। हम कभी नहीं कह सकते कि भैया हमें नहीं पता कि जो अभी ये जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, कल ये स्टेट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। क्या पता एक ऐसा पावरफुल स्टेट आ जाए जिसके पास इतनी ज्यादा मिलिट्री हो कि वो स्टेट को खा जाए। तो सर्वाइवल ऑफ स्टेट एक बहुत बड़ा पार्ट तो फॉर्म करता है, बट सर्वाइवल ऑफ स्टेट वो हम कह नहीं सकते कि वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। Because the use of force culminating in the war is a legitimate instrument of state craftsmanship। क्योंकि जिस मिलिट्री से, जिस फोर्स से हम वॉर पे जाते हैं, वो एक बहुत ज्यादा मेन एसेंस बनता है रियलिज्म का, वो एक बहुत ज्यादा मेन एसेंस बनता है रियलिज्म का। स्केप्टिकल ऑफ आइडियाज दैट यूनिवर्सल एंड मॉरल प्रिंसिपल एग्जिस्ट। अब रियलिस्ट कहते हैं ये ना सिर्फ यूटोपिक बात है। यूटोपिक पता ही होगा, the thing which is imaginary and cannot be achieved। ये बहुत यूटोपिक इमेजिनरी बातें हैं कि भैया यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल होते हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उसने बोला सेल्फ इंटरेस्ट रखो अपना,
कीप योर सेल्फ इंटरेस्ट, डोंट सैक्रिफाइस योर सेल्फ इंटरेस्ट ताकि कोई XYZ बंदा ग्रो कर पाए। नो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया वापस से आपका, ह्यूमन नेचर। Some theorists in the realist tradition attribute the war-like condition of international politics to certain propensities found in the human nature. Human nature ऐसा है तो इसकी वजह से, because हम humans ही मिलके इंटरनेशनल, हम humans ही मिलके स्टेट बनाते हैं और स्टेट ही मिलके सिस्टम ऑफ स्टेट बना रहा है, तो ह्यूमन नेचर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल अरीना में क्या हो रहा होगा। 3 core elements का होगा, स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ। और ये मानिए रियलिस्ट कंसीडर सिंस द पीस ऑफ वेस्टफीलिया कह लीजिए, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया कह लीजिए, द सॉवरेन स्टेट हैज बीन द प्रिंसिपल एक्टर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब हम देखते हैं कि बहुत छोटा सा कि स्टेटिज्म क्या होता है। एक रियलिज्म एक बहुत ही स्टेट सेंट्रिक थियरी है, वैसे लिबरलिज्म काफी इंस्टीट्यूशनल सेंट्रिक थियरी थी। ठीक है, स्टेटिज्म इज द टर्म गिवन टू द आइडिया ऑफ द स्टेट एज द लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल। ठीक है, ये बहुत, आई फील दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आपका अलग हो सकता है, आई डू एक्सेप्ट दैट, कि ये नहीं हो सकता। हमने कह दिया कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स है, हमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका पूरा नेशनल इंटरेस्ट बता देगा। आई डोंट बिलीव दैट। हाँ, इन सर्टेन केसेस ऑफ मिलिट्री पावर की भैया इतनी मिलिट्री हो, उतनी मिलिट्री हो, फिर भी हम कह सकते हैं कि पूरा नेशनल इंटरेस्ट सेम है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहां पे कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, कलेक्टिवली जो लोगों का इंटरेस्ट होगा वो सेम होना बहुत मुश्किल है। एंड स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट कभी सेम बहुत कम टाइम पे हो सकता है। मैं कभी तो नहीं बोलूंगा, बहुत कम टाइम ऐसा होगा जब सब लोगों का नेशनल इंटरेस्ट सेम हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी एनार्की की। अच्छा, मैं एक ये लिख रहा हूं, मुझे ये बताना, स्टेट इज एन अननेसेसरी, ये तो पता ही होगा आप लोगों को कौन सी थ्योरी के अंदर आता है ये, अनार्किज्म। वेरी गुड। तो एनार्किज्म का मतलब पता ही है कि आपको ग्लोबली ऊपर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये देखो, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सिस्टम ऑफ स्टेट पढ़ा था, नॉट द सोसाइटी ऑफ स्टेट, जो मैंने इंटरनेशनल अरीना में बताया था कि एक सिस्टम ऑफ स्टेट है जिसमें स्टेट्स बस एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं कि स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 3 है और स्टेट 4 है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वो ये कहते हैं कि हमारी इस सॉवरेनिटी के बाहर, हमारी इस बाउंड्री के बाहर कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है। इसके बाद प्रॉपर एनार्की है। ये समझ में आ गया एनार्की क्या है, कि ऊपर कोई ऐसे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट के एग्जिस्ट, वर्ल्ड गवर्नमेंट, और वहीं आप इसका कंट्रास्ट में देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि कैसे लिबरलिज्म ने एक स्पेसिफाइड वर्ल्ड गवर्नमेंट की बनाई थी P5 लोगों की, कि ये जो सब कुछ मॉनिटर करेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो पर रियलिज्म कहता है कि भैया एनार्की है ऊपर और हम ही है जो है, सामने वाला बंदा कुछ नहीं है हमारे लिए, उसने कुछ ज्यादा बोला हम उसको उड़ा देंगे, हम वॉर पे चले जाएंगे उसके साथ। Outside the boundaries of state, realists argue that a condition of anarchy exists, no overarching central authority. अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा, ये बहुत ही फेवरेट मैच द फॉलोइंग है बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज रियलिज्म इज नॉट स्पेसिफाइड रियलिज्म, बहुत सारे स्ट्रीम्स है रियलिज्म के भी। तो आप, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप एक बार ये लिख लीजिए कि मर्गनथाउ कौन था, उसकी बुक क्या थी और वो कौन से रियलिज्म को सपोर्ट करता था। कीनेथ वर्ड्स लिख लीजिए, उसकी बुक लिख लीजिए, उसको किसको सपोर्ट करता था, फिर मैं एक बार पढ़ा दूंगा, बता दूंगा आपको। ये 7:27 हो रहे हैं, मैं 7:30 पे कम बैक, ठीक है, आप लिख लीजिए एक सेकंड।
भैया जिनको लिखना उनके लिए स्क्रीन चली गई है। Shall we continue? क्या लिख लिया आप लोगों ने? Am I audible? यस सर, हो चुका है। हाँ सर हाँ। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ये कहूंगा कि क्लासिकल रियलिज्म, स्ट्रक्चर रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, नियो क्लासिकल, इनको पढ़ने का बहुत डीप थियरीज है, बहुत ज्यादा डीप थियरीज हैं, इनमें बहुत नीटी ग्रिटीज है। तो आई डोंट वांट कि हम अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करें इनके ऊपर, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी इतनी ज्यादा डीप में नहीं आती है ये, ठीक है। और ना इतना डीप में इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इन पे सिर्फ ये मोस्टली आते हैं मैच द फॉलोइंग, या ये बुक किसने लिखी है, या ये किसको सपोर्ट करता है। बिकॉज अब ये नहीं पता ना कि बहुत जगह क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता होता कि ऑफेंसिव रियलिज्म भी आपका स्ट्रक्चर रियलिज्म का एक पार्ट है। मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ होता क्या है, सिंपल है। क्लासिकल रियलिज्म में जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं कि भैया ह्यूमन नेचर डिटरमाइन करता है कि इंटरनेशनल अरीना में क्या होगा। जो आपका ह्यूमन नेचर है वो डिटरमाइन कर रहा है कि बिकॉज मैं सेल्फिश हूं तो जिस स्टेट का मैं पार्ट हूं वो भी सेल्फिश होएगा, ठीक है। हेलो, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना यहाँ पे, वो सभी ग्रुप में एक गूगल मीट का लिंक है, उस पर ज्वाइन कर लो सभी लोग। यहाँ पे लीव कर दो, इसमें थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम होगी। आई रिपीट, जितने भी लोग हो ना यहाँ पे, वो सभी ये क्लास को एंड करके गूगल मीट पे ज्वाइन कर लो। गूगल मीट पे सर ने भेजा है लिंक।